हाँ, तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है इटली का एकीकरण, जिसमें हमने मैज़ीनी और काबूर का जो योगदान था उसका हम अध्ययन कर चुके हैं। और इसके अगले क्रम में हम पढ़ेंगे गैरिबाल्डी का योगदान। गैरिबाल्डी तीसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसने इटली के एकीकरण में अपना योगदान किया। गैरिबाल्डी एक रिटायर्ड, पहले तो किसान होता है ये मान लीजिए, और किसान के बाद में ये क्या होता है कि अपने उन्नत किस्म के बीज वगैरह बनाए इसने और खूब फसल प्राप्त की अंततः, लेकिन बाद में अमेरिका चला जाता है। अमेरिका जाकर के वहाँ पे विद्रोह को देखता है, तो फिर ये वापस अपने देश लौटता है, और अपने देश लौट करके और इटली के एकीकरण में इसने थोड़ा सा योगदान या बहुत सारा योगदान किया। और उसमें सबसे पहले में पढ़ेंगे कि सिसिली में विद्रोह है और अधिकार। सिसिली में विद्रोह है और अधिकार, ये इस कारण से इस ऐसे होता है कि सिसिली जो दक्षिणी इटली था, और उसमें क्या होता है कि विद्रोह हो गया, और उस विद्रोह में गैरिबाल्डी सैनिक बन चुका है यहाँ पे और बहुत अधिक सक्रिय बन चुका है। इसके अधीन बहुत सारे सैनिक है। इसने लाल कुर्ती दल की स्थापना की, यानी कि इनके सैनिकों की लाल ड्रेस होती थी, और वो बहुत ही अधिक काबिल सैनिक हैं, उनको इसने अपनी सेना में भर्ती किया। जब मध्य इटली सिसिली में विद्रोह हुआ तो इसको आमंत्रित किया गया वहाँ के लोगों ने विद्रोह के लिए, और ये सिसिली में जाता है, वहाँ के लोगों का विद्रोह करता है, और अंततः इसके नेतृत्व में सिसिली पर अधिकार हो जाता है। इसी तरह से नेपल्स नेपल्स में विद्रोह और अधिकार, वही प्रक्रिया नेपल्स में होती है। नेपल्स में भी विद्रोह होता है, और अंततः यहाँ पर फ्रांस का जो प्रतिनिधि था उन सबको भगा दिया जाता है, और फ्रांस नेपल्स के ऊपर भी फ्रांस इसका इटली का अधिकार हो गया। नेक्स्ट तीसरा जो क्षेत्र इसने दिलवाया वो था वेनेसिया। वेनेसिया भी अब इटली का भाग बन चुका है, यानी कि पूरा इटली एक हो चुका है, पूरा इटली है। गैरिबाल्डी के नेतृत्व में कुछ 3 राज्य थे, सिसिली, नेपल्स और वेनेसिया, ये भी इटली में शामिल हो चुके हैं। और अब शेष बच रहा है तो सिर्फ एक रोम। उस रोम को किस प्रकार से प्राप्त किया जाए, और रोम की प्राप्ति होती है कि 1870 ईस्वी में फ्रांस का और जर्मनी का युद्ध होता है, और उस युद्ध में जो फ्रांस है वो रोम के पोप की मदद करता था पहले, उस वही उसकी सुरक्षा का कार्य करता। फ्रांस का जब युद्ध होता है जर्मनी से या प्रशा से, तो यहाँ पर जो नियुक्त फ्रांसीसी सैनिक है वो यहाँ से निकाल करके फ्रांस है वो जर्मनी के खिलाफ भेजता है। फ्रांस इस रोम में सुरक्षा के लिए कोई भी नहीं है, तो ऐसा अवसर पा करके और रोम में गैरिबाल्डी के नेतृत्व में, अन्य विद्रोहियों के नेतृत्व में रोम के ऊपर आक्रमण करके और इस पर अधिकार कर लिया जाता है, और इस प्रकार से पूरा इटली एक हो जाता है, एक संपूर्ण इटली है उसकी स्थापना होती है। रोम ही बाद में इसकी राजधानी बनाई जाती है। तो इस प्रकार से 3 चरणों में 3 व्यक्तियों के योगदान से, मैजिनी, काबूर और गैरिबाल्डी, इनके योगदान से इटली है वो एक राष्ट्र बनता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी जो वर्तमान में दुनिया का जो विकसित राष्ट्र उनमें से एक है। तो इस जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार से होता है? जर्मनी भी पहले 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कई संघों में, यानी कि कई छोटे छोटे इसमें राज्य बने हुए हैं। एक देश नाम का कोई यहाँ पे अस्तित्व नहीं है। सर्वप्रथम यहाँ पे 39 राज्यों का परिसंघ नेपोलियन बोनापार्ट ने बनाया था अपने शासनकाल के समय, यानी कि जब उसका जो शासनकाल था 1804 से 1815 ईस्वी, उस समय फ्रांस में इसने शुरुआत की, इसमें जर्मनी में शुरुआत की 39 राज्यों का राइन परिसंघ उसने बना करके।
नेक्स्ट अब जब हम पढ़ेंगे किसमें किसमें सहायक तत्व कौन से हैं इटली के एकीकरण में। सहायक तत्व पहला ही मान लेते हैं कि 39 राज्यों का परिसंघ। दूसरा है इसमें सहायक तत्व वो ये कि नेपोलियन बोनापार्ट, वो यही है, नेपोलियन बोनापार्ट ने इसे 39 राज्यों का एक संघ बनाया था। नेक्स्ट है बौद्धिक आंदोलन, कि इस जर्मनी में जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो विचारक थे, जो लेखक थे, उन्होंने इस क्रांति में इस एकीकरण में अपना योगदान किया, जिसमें से कुछ लोग जेना है, हीगल है, हर्डर है, राके है। इन बौद्धिक लोगों ने, इन बुद्धिजीवी लोगों ने, इन विचारकों ने जर्मनी के लोगों को इसके लिए प्रेरित किया कि आपका यहाँ भी एकीकरण संभव है। नेक्स्ट था जॉलवरिन, जॉलवरिन ये एक तरह से सीमा शुल्क संघ था। जो छोटे छोटे राज्य थे इन सब ने मिलकर के 18 राज्यों ने मिलकर के क्या किया, एक संघ बना लिया कि वो अब एक दूसरे राज्य में जो आयात और निर्यात होगा, परिवहन के साधन जाएंगे, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लेंगे। तो इन 18 राज्यों को उससे मदद मिली और अंततः फिर अधिकांश जो राज्य थे जर्मनी के वो इस संघ का सदस्य बन जाते हैं। नेक्स्ट है कि 1848 की क्रांति, 1848 की फ्रांस की क्रांति। और इस क्रांति से भी जर्मनी के लोगों को प्रेरणा प्राप्त होती है कि जब फ्रांस में लोग हैं एकत्रित होकर के विद्रोह करके और लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं, राजतंत्र को उखाड़ फेंक सकते हैं, तो हम भी प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण कर सकते हैं। तो ये कुछ सहायक तत्व थे। और अब हम जानेंगे कि जर्मनी का एकीकरण है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान था वो था बिस्मार्क का योगदान। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने अपना क्या योगदान किया। और बिस्मार्क के बारे में जान लीजिए कि बहुत ही काबिल व्यक्ति थे। और ये पहले तो विदेश मंत्री था, जब इसने इसकी योग्यता को पहचाना गया तो उसके बाद में बिस्मार्क है प्रसा का था। और इसको प्रसा जो था जर्मनी के जो राज्य थे उनमें सबसे शक्तिशाली था, तो इस प्रसा का इसको प्रधानमंत्री बनाया गया। और जब ये प्रधानमंत्री बनता है तो इसने अपनी कूटनीति, अपनी विदेश नीति के बल पर धीरे धीरे जर्मनी का एकीकरण इसने किया। और वो जर्मनी का एकीकरण इसने किस प्रकार से किया, वो ये है कि सर्वप्रथम इस बिस्मार्क ने पहले तो देखा कि यूरोप में जो व्यवस्थाएं हैं वो हैं किस प्रकार से, कौन सा राष्ट्र किसकी मदद कर रहा है, कौन सा राष्ट्र किस गुट में शामिल है। तो इसने ये सब जानते परखते हुए और उसके बाद में अपना डिसीजन लेता है और उसके बाद में अपनी एकीकरण की क्रियान्विति करता है। और उसमें सबसे पहले इस बिस्मार्क ने जो किया वो था डेनमार्क से युद्ध 1864 ईस्वी। डेनमार्क से युद्ध 1864 ईस्वी में। डेनमार्क जो जर्मनी के उत्तर में स्थित था, सीमा विवाद और अन्य कुछ विवाद उनके मध्य थे। और इससे क्या होता है कि जो डेनमार्क का युद्ध होता है उस युद्ध में प्रसा उसको विजय प्राप्त होती है। और विजय के उपरांत इनके मध्य गेस्टाइन समझौता होता है। गेस्टाइन समझौता, और ये गेस्टाइन समझौता 14 अगस्त 1865 ईस्वी को हुआ। इस गेस्टाइन समझौता जो डेनमार्क और प्रसा के मध्य हुआ है, इसमें क्या डिसीजन लिया गया, और वो डिसीजन ये था कि स्लेस्विग और लाइनबर्ग हैं ये तो दे दिए गए प्रसा को, होलेस्टाइन दे दिया गया डेनमार्क को, विभाजन हो गया। और जो कील बंदरगाह था
वो प्रसा ने खरीद लिया, व्यापार के लिए उस पर अपना नियंत्रण कर लिया खरीद करके। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे निर्णय किया गया और बिस्मार्क की कूटनीति से एकीकरण का प्रथम चरण प्रारंभ होता है। स्लेस्विग है वो प्रसा में शामिल हो गया, लाइनबर्ग उन्होंने खरीद लिया। नेक्स्ट है ऑस्ट्रिया व प्रसा युद्ध, दूसरा चरण। ऑस्ट्रिया व प्रसा युद्ध 1866 ईस्वी। और इस युद्ध में क्या होता है, प्रशा जो धीरे धीरे शक्तिशाली बनता जा रहा है, जिसके नेतृत्व में जर्मनी के लोगों ने ठान लिया कि हमें एकीकरण करना है, प्रशा के नेतृत्व में। ऑस्ट्रिया सबसे अड़चन था, सबसे बड़ी तो नहीं तो सेकंड लास्ट अड़चन था उनके लिए कि ऑस्ट्रिया को पराजित किए बिना फ्रांस जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। तो अंततः कुछ कारणों के परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रिया और प्रशा का युद्ध 1866 ईस्वी में प्रारंभ हो गया। इस युद्ध में प्रशा है उसको अधिक सफलताएं प्राप्त होती हैं और अंततः सेडोवा के युद्ध में प्रशा है उसको निर्णायक विजय प्राप्त होती है और इस निर्णायक विजय के परिणाम स्वरूप प्राग की संधि हुई 23 अगस्त 1866। 23 अगस्त 1866 ईस्वी के मध्य प्राग की संधि ऑस्ट्रिया से। और इस प्राग की संधि के उपरांत होता क्या है कि जो स्लेस्विग है, हॉलस्टाइन है, उत्तरी जर्मनी संघ है, ये सब एकीकरण होता है, यानी कि स्लेस्विग हॉलस्टाइन उत्तरी जर्मनी संघ में शामिल कर लिए जाते हैं। वेन नदी है जो जर्मनी के मध्य से बहती थी, उसका सारा उत्तरी भाग है वो उत्तरी संघ में उत्तरी प्रदेशों में शामिल हो गया। तो इस प्रकार से आधा जर्मनी है उसका एकीकरण हो चुका है, आधा जर्मनी बिस्मार्क की कूटनीति से यहाँ पे एक हो गया। और नेक्स्ट जो अगला सबसे बड़ा जो एक तरह से संकट था या अड़चन थी इस जर्मनी के एकीकरण में वो थी फ्रांस। फ्रांस को किस प्रकार से इस जर्मनी से अलग किया जाए, क्योंकि जो दक्षिणी प्रांत थे उनके ऊपर फ्रांस का प्रभुत्व बना हुआ था, उसको किस तरह से हटाया जाए। इसके लिए फ्रांस प्रसा युद्ध होता है 1870 ईस्वी में। फ्रांस प्रसा युद्ध 1870 ईस्वी। बिस्मार्क इस तरह की कूटनीति अपनाता है कि इंग्लैंड भी फ्रांस की मदद नहीं करता है और इस युद्ध में जो जारी होता है फ्रांस और प्रसा के मध्य 1870 ईस्वी में, अंततः फ्रांस पराजित हो गया और प्रसा उसकी विजय हो गई। और इसके बाद में दोनों देशों में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई, फ्रैंकफर्ट की संधि। और ये जो संधि होती है 10 मई 1871 ईस्वी, 10 मई 1871 ईस्वी को इस संधि के उपरांत है फ्रांस है उसने मेज है, स्ट्रासबर्ग है, अल्सास व लॉरेन है और जो भी पूरा जर्मनी था वो एक हो गया। प्रसा के नेतृत्व में उसका एकीकरण हो गया। जो फ्रांस के अधीन क्षेत्र थे, फ्रांस का प्रभुत्व था जिन क्षेत्रों के ऊपर, वो उनसे स्वतंत्र करा लिया गया और जर्मनी है, वर्तमान जर्मनी है, वो अस्तित्व में आता है। और इस जर्मनी की राजधानी है वो बर्लिन बनाई गई और बिस्मार्क है वो जर्मनी का चांसलर बनाया जाता है। तो इस प्रकार से जर्मनी है वो भी एक होता है, जर्मनी का भी एकीकरण हो गया। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है पूर्वी समस्या, क्रीमिया युद्ध।
पूर्वी समस्या और क्रीमिया युद्ध तथा बर्लिन समझौते के संदर्भ में। बर्लिन समझौता ये क्या है, और इसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पूर्वी समस्या क्या है। पहले हमें इसमें ये जान लेना चाहिए कि क्रीमिया युद्ध, क्रीमिया युद्ध 1854 से 56, ऐसा क्या होता है यहाँ पे कि क्रीमिया जो क्षेत्र है वर्तमान में भी विवादित क्षेत्र है। यहाँ पे वर्तमान में भी रूस के मध्य और तुर्की के मध्य या फिर यूक्रेन जो है उसके मध्य संघर्ष जारी है। तो इसके यहाँ पे पूर्वी समस्या से मतलब है जो पूर्वी यूरोप है, इसमें यहाँ पे छोटे छोटे राष्ट्र थे, और वो राष्ट्र कौन कौन से हैं जिसके मध्य समस्या उत्पन्न होती है कि पूर्वी क्षेत्र, इसमें यूरोप के जो राष्ट्र थे तुर्की है, रूस है, सर्बिया है, बुल्गारिया है, रोमानिया है, इंग्लैंड है, इनके अधिकार छिपे हुए थे, इनकी मंशाएं छिपी हुई थी, इनका स्वार्थ है वो छिपा हुआ था यहाँ पे। तो इसमें एक दूसरे में मदद की जाती, एक दूसरे से षड्यंत्र रचे जाते। तो ये एक तरह से यूरोप के लिए फोड़ा बन गए कि इस समस्या को किस प्रकार से हल किया जाए। और इसमें यहाँ पे विभिन्न जातियों के लोग रह रहे हैं, कुछ चार्व हैं, कुछ स्लाव हैं, कुछ मुस्लिम हैं, कुछ ईसाई हैं, इस प्रकार से। तो इसी के परिणाम स्वरूप यहाँ पे क्रीमिया युद्ध होता है 1854 से 56 के मध्य। एक तरफ तो इंग्लैंड और फ्रांस होते हैं और दूसरी तरफ रूस, रूस एक तरफ, इंग्लैंड और फ्रांस एक तरफ। रूस, यूके और दूसरा उसका साथी होता है फ्रांस। और इस युद्ध में रूस पराजित होता है, फ्रांस और इंग्लैंड वाला गुट जीत जाता है। और इस विजय के उपरांत यानी कि ये समस्या काफी सारे क्षेत्र हैं वो फ्रांस और इंग्लैंड ने अपने अधीन कर लिए। और अंततः ये जो पेरिस की संधि होती है 30 मार्च 1856, 30 मार्च 1856 ईस्वी को पेरिस की संधि। और इस पेरिस की संधि के अनुसार इस क्षेत्र में यानी कि इसके ऊपर फ्रांस है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रिया है, रूस है, तुर्की है, सार्डिनिया और पिडमांट है, बोस्निया और हर्जेगोविना है, सर्बिया है, इन देशों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए और तुर्की की स्वतंत्रता घोषित कि तुर्की अब वर्तमान में स्वतंत्र रहेगा। और सभी के देशों के हितों का यहाँ पे ध्यान रखा गया। तो ये जो पूर्वी समस्या थी ये यही थी कि यहाँ पे विभिन्न देशों के हित छिपे हुए हैं और यहाँ पे सारोस्लाववाद है। और ये समस्या है पूर्वी समस्या 1856 से 1878 ईस्वी, इन 22 सालों तक निरंतर यहाँ पे जारी रहती है, इसका कोई हल नहीं निकल पाता है बाद में भी। और अंततः बर्लिन कांग्रेस का आयोजन किया जाता है, बर्लिन कांग्रेस 1878 ईस्वी में। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है बिस्मार्क। बिस्मार्क ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की, बर्लिन कांग्रेस की अध्यक्षता की। ये जो बर्लिन कांग्रेस है 13 जून से 13 जुलाई, एक महीने तक ये जारी रहती है। और इसमें जो विभिन्न देश थे उनके कई प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें बोस्निया हर्जेगोविना है उनके प्रतिनिधियों ने, जैसे कि हम शुरुआत करते हैं इंग्लैंड से, इंग्लैंड के डिजरायली ने, रूस के गोरचकोव ने, ऑस्ट्रिया के जूलस अंद्रासी ने, फ्रांस के बॉडिंगटन ने, ये सब जो यूरोप के प्रमुख राष्ट्र थे उनके जो प्रधानमंत्री राष्ट्राध्यक्ष थे वो यहाँ पे शामिल होते हैं। और उन सब ने इस बर्लिन कांग्रेस के जो निर्णय थे उनको स्वीकार किया, बर्लिन अध्यादेश के ऊपर हस्ताक्षर किए। और इस बर्लिन कांग्रेस जिसकी अध्यक्षता कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क ने की, क्या निर्णय निकलता है, कौन से डिसीजन लिए जाते हैं। और उसमें सबसे पहले ये था कि सर्बिया और मोंटेनिग्रो है, यहाँ पे जो छोटे राष्ट्र थे उनको स्वतंत्रता की दी जाती है, स्वतंत्रता की घोषणा की जाती है। बुल्गारिया है उसके 3 भाग किए गए, रूस को दिया गया, तुर्की को दिया गया और दूसरे इंग्लैंड वगैरह का अधिकार बना रहा।
बोस्निया हर्जेगोविना है, इसमें ऑस्ट्रिया प्रशासन नियुक्त करने में, प्रशासन को सुदृढ़ करने में ऑस्ट्रिया मदद करेगा, यह डिसीजन लिया जाता है। नेक्स्ट जो रूस है, रूस को बेसरेबिया और बातूम क्षेत्र प्राप्त हुआ। बेसरेबिया तो यूरोप के महाद्वीप में और बातूम क्षेत्र है वो उसको एशिया महाद्वीप में प्राप्त होता है, तो रूस को भी कुछ मिलता है। और इंग्लैंड है, इंग्लैंड को क्या निर्णय लिया जाता है इसमें कि इंग्लैंड को साइप्रस क्षेत्र है यहाँ पे छोटा सा, उस साइप्रस क्षेत्र में इंग्लैंड को नौसैनिक अड्डा स्थापित करने की अनुमति दी गई ताकि यहाँ पे सुरक्षा की जाए। नौसैनिक अड्डा स्थापित करके यहाँ पे शक्ति संतुलन स्थापित किया जाए, इंग्लैंड की नौसेना रहेगी, यहाँ पे होने वाले विद्रोहों का दमन किया जाएगा। तो ये थी पूर्वी समस्या, पूर्वी यूरोप की समस्या। और इसी यूरोप की समस्या में से अंततः तुर्की राष्ट्र निकल करके आता है, सर्बिया राष्ट्र निकल करके आता है, बोस्निया और हर्जेगोविना राष्ट्र निकल करके आता है। और ये समस्या कुछ समय के लिए बर्लिन कांग्रेस से बिस्मार्क ने इसको हल किया, लेकिन बाद में दोबारा से समस्या अपने पैर जमा लेती है, दोबारा से समस्या उत्पन्न हो जाती है। और तो और यहाँ पे वर्तमान ये जो अध्यक्ष अधिवेशन हुआ था 1878 ईस्वी में, और इस अधिवेशन को लगभग आज भी 140 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी ये समस्या बनी हुई है, पूर्वी समस्या। यहाँ पे जो क्रीमिया क्षेत्र है, यूक्रेन क्षेत्र है, यहाँ पे आज भी ये घटना बनी हुई है। रूस कभी क्रीमिया पर अधिकार करता है, कभी क्रीमिया स्वतंत्र होता है, और ये संघर्ष अभी भी चला हुआ है। पिछले कुछ समय में ही रूस ने क्रीमिया के ऊपर आक्रमण करते हुए उसके ऊपर अधिकार कर लिया, जिसमें अमेरिका ने और अन्य जो देश है उन्होंने ऐतराज जताया और संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न हुई थी। तो इस प्रकार से ये जो आज का चैप्टर है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।